It's an evacuated glass tube. Okay, it has two metal plates, one called electrode, other called cathode. लेकिन एनोड कैथोड नहीं बोलते, इनका नाम एमीटर और कलेक्टर बाद में हम लोग रख देते हैं, फिलहाल तो अभी एनोड कैथोड बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो actually it is an evacuated glass tube. It's an evacuated glass tube. इवैक्यूएशन मतलब अंदर थोड़ा प्रेशर बहुत कम कर दिया गया, एयर को एक्सट्रैक्ट करके एयर को बाहर निकाल दिया गया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वैक्यूम नहीं होगा ना तो इलेक्ट्रॉन जो है एयर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कोलाइड करने लगेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स है हमारे, हियर इसको हम लोग एनोड बोलेंगे और इसको कैथोड बोलेंगे। अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेज कैन नॉट एंटर थ्रू ग्लास। अल्ट्रावायलेट की प्रॉपर्टी होती है, अल्ट्रावायलेट, एक मिनट, अल्ट्रावायलेट रेज उनकी एक प्रॉपर्टी होती, क्या प्रॉपर्टी होती? और यूवी रेज कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू ग्लास, वो ग्लास को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू ग्लास, वो ग्लास को पेनिट्रेट नहीं कर पाते। बट यूवी रेज कैन, यूवी रेज, यूवी रेज, UV rays can penetrate through quartz, can penetrate through quartz, through quartz, quartz एक सिलिकॉन का फाइबर होता है, QUARTZ, वो क्वार्ट्ज के थ्रू तो पेनिट्रेट कर सकते हैं लेकिन ग्लास के थ्रू नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो अंदर हम ग्लास रखते हैं, ग्लास क्यों रखते हैं? अपने आप को सेव करने के लिए ना। जस्ट अ मिनट, एक सेकंड। देखो यूवी रेज जो हार्मफुल रेज भी होती है ना, हमारी बॉडी को अगर स्किन पे गिरेगी तो हमारी जो लिविंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो उसके अपने जो साइंटिस्ट इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके अपने आप को बचाना भी तो है, तो वो ग्लास का बना देते हैं। ग्लास का बनाने का मतलब क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेज अंदर जाएगी तो बाहर नहीं आ पाएगी वो, क्योंकि ग्लास का बना हुआ, इट कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू ग्लास। तो जो पर्सन ही और शी जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो कंप्लीटली सेफ रहेगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज बाहर नहीं आ सकती, इट कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू ग्लास, दे आर हार्मफुल रेज। तो अंदर कैसे जाएंगी? फिर अंदर जाने के लिए फिर एक काम करते हैं, उसके लिए एक विंडो बना लेते हैं। तो हम लोग एक विंडो बना लेते हैं, दैट इज क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज की एक विंडो बना लेते हैं, जैसे हियर एक विंडो बना लेते हैं क्वार्ट्ज की, क्वार्ट्ज विंडो। इस विंडो से अल्ट्रावायलेट रेज अंदर आएंगी, लेकिन अंदर आने के बाद बाहर नहीं निकल पाएगी क्योंकि ग्लास को पेनिट्रेट कर नहीं सकते। अकॉर्डिंग द रीजन हमने ग्लास का क्यों बनाया और विंडो क्वार्ट्ज का क्यों बनाया? इज इट क्लियर? दिस रेडिएशन, रेडिएशन मतलब इट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, इसमें अंदर फोटॉन्स होते हैं, छोटे छोटे फोटॉन्स होंगे, लाइक दिस वे देयर आर फोटॉन्स, दीज आर फोटॉन्स। फोटॉन्स जो हैं जस्ट ये मेटल पे गिरते हैं, इट्स कॉल्ड एनोड। एक्चुअली ये एनोड है, इसको कैथोड बोल सकते हैं। अच्छा, तो जैसे इस पे गिरता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स गेट एमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना टेक्स प्लेस, तो इलेक्ट्रॉन्स गेट एमिटेड, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट कर जाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बेटा कैथोड रेज भी बोलते हैं। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन जब पहली बार डिस्कवर हुआ था ना, उसका नाम कैथोड रेज रखा गया था, मतलब मालूम ही नहीं था कौन सी रेज है तो नाम रख दिया गया कैथोड रेज। बाद में मालूम चला वो तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इसको हम लोग कैथोड रेज भी बोल सकते हैं, बिकॉज लाइक दिस वे इलेक्ट्रॉन्स गेट एमिटेड
मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कैथोड रेज। जब पहली बार थॉमसन ने इनको डिस्कवर किया ना, तो उनको उसने उसका नाम कैथोड रेज दिया। बाद में मालूम चला कि कैथोड रेज आर नथिंग, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। आर गेटिंग? अच्छा, ये माइनस है तो माइनस माइनस रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन चलो एमिट तो, अच्छा इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज ऑलवेज एमिट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पे एमिट होंगे, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? ओके। तो व्हाट विल हैपन, परपेंडिकुलर एमिट होते हैं बिल्कुल 90 डिग्री पे, 90 का साइन बना देते। तो व्हाट विल हैपन, ये माइनस माइनस विल रिपेल, ये माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, लेकिन प्लस वाला अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि माइनस वाला रिपेल कर रहा है और प्लस वाला अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ मूव करने लगेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा और इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला। तो इलेक्ट्रॉन का मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो एक्चुअली नाम एनोड और कैथोड नहीं रखते हैं, क्योंकि ये एमिट करता है, इसका नाम पड़ गया एमीटर। वो एमिट करता है, ये कलेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कलेक्टर। एमीटर एंड कलेक्टर, आर यू गेटिंग? इसको एमीटर और कलेक्टर क्यों बोलते हैं बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको एवरीबॉडी? यस सर। ओके, हाँ। तो जैसे यहां पे जस्ट हियर इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल गेट अ करंट। You'll get a current. Let's say it's a micron ammeter. Let's say it's a micron ammeter. Micron मतलब 10⁻⁻⁶ एम्पियर मेजर करता है। अरे बहुत बड़ी करंट नहीं मिलती बेटा, अगर लाइट गिरेगी का बहुत बड़ी करंट मिल जाएगी, एम्पियर में आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो है, एक सेकंड, ये तो यहाँ पे तो करंट मिल रही, वेट एक सेकेंड। हाँ, अच्छा, ना आपके जो बोर्ड्स में एक डायग्राम, बोर्ड्स की बुक में एक अलग डायग्राम दे रखा है थोड़ा, बाकी ये पार्ट तो वैसे ही है, लेकिन नीचे जो पार्ट यूज किया गया है वो 4 की स्विच यूज किया गया है। दैट इज 4 की स्विच यूज किया है। तो मैं 4 की स्विच यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन बोर्ड्स में आप वही वाला डायग्राम ड्रॉ करना, 4 की स्विच वाला। 4 की स्विच वाला बोर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, अभी आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं। ठीक है, ओके। There's a voltmeter here. ठीक है, ये कोई बैटरी ले लेते हैं, ये रियोस्टेट ले लेते हैं, लाइक। तो ये देखो, ये प्लस है और ये माइनस। तो जस्ट ये आपके देखो, मैं तो ऐसे ही समझाता हूँ। ठीक है, आपके बोर्ड्स की बुक में थोड़ा अलग सा डायग्राम है। अलग सा डायग्राम मतलब ये वाला पार्ट एक बता रहे हैं, एक मिनट, जस्ट लेट मी कम टू दैट पार्ट। एक मिनट में समझाता हूँ। हाँ, बैटरी का काम क्या है कि एमीटर को नेगेटिव रखेगा और कैथोड को पॉजिटिव रखेगा। तो इधर रिपेल होगा, इधर अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड गेट अ करंट। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Are you getting like this way? Is it clear? Have you understood the experimental phenomena, boys and girls? समझ में आया आपको? एक कॉपी कर लो फास्ट, ज्यादा मुश्किल नहीं, जरा फटाफट कॉपी करो।
Do it first. हो गया बच्चा? Sir, wait. मतलब देखो, ये अगर इलेक्ट्रॉन, हाँ हो गया। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। अब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखो, मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैंने डायग्राम समझा दिया है। अब तुम ना एग्जाम में आएगा बोर्ड्स में, तो थोड़ा बहुत अपना डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देना। इजी क्लियर? हाँ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक मिनट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वन बाय वन मैं कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहा हूँ। आपने सुना भी होगा, आपने अच्छा ये आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले पढ़ा है क्या कभी केमिस्ट्री में? हाँ सर। पढ़ा है ना, तो प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहला टर्म होता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा नॉट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, वो आपको डेफिनेशन मालूम है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एक, थ्रेशोल्ड की स्पेलिंग ठीक है ना? दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, THR होगा, THRESH, थ्रेशोल्ड का ठीक कर लेना स्पेलिंग बेटा। हाँ, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is defined as minimum frequency required, minimum frequency required for emission of electron, for emission of electrons minimum frequency of radiation, नहीं, threshold frequency, minimum frequency of radiation. Threshold frequency is defined as minimum frequency of radiation required for emission of electrons from metal surface. ठीक है, एटलीस्ट एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। Is it clear what I am saying? Okay.
सो कहने का मतलब ये है कि सपोज कर लो ये कोई मेटल ब्लॉक है, लेट्स से मेटल ब्लॉक है, लेट्स से इट्स अ मेटल ब्लॉक, ठीक है। तो उसकी थ्रेशोल्ड क्या है, न्यू नॉट, एटलीस्ट इतना फ्रीक्वेंसी तो उसको चाहिए। और जो फ्रीक्वेंसी जो उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है दैट इज फोटोन की, दैट इज उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज कर लो न्यू, या वेवलेंथ ले सकते हैं लैम्डा, और इसका ये तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया। तो आप बोल सकते हैं फॉर एमिशन, एमिशन के लिए जरूरी क्या है, फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो रही है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर लगे तो अच्छा ही है, देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप कहेंगे सर वेवलेंथ का क्या ला रहे हो, हाँ वेवलेंथ की भी ला सकते हैं ना बेटा, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा एंड c इज इक्वल टू न्यू नॉट लैम्डा नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, न्यू क्या होगा c बाय लैम्डा, और न्यू नॉट हो जाएगा c बाय लैम्डा नॉट। इट मींस यू कैन आल्सो से c बाय लैम्डा, अच्छा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे देखो, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी c कांस्टेंट होगा दोनों तरफ, तो 1 बाय लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन 1 बाय लैम्डा नॉट। या ऐसे बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइड, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, क्रॉस इन्वर्ट के इन्वर्टेंडो करेंगे तो क्या होगा, लैम्डा शुड बी लेस देन लैम्डा नॉट। तो इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आप दो तरीके से बोल सकते हैं कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं। अगर इसी को मैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को डिफाइन करूं तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज डिफाइंड एज, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ is defined as मैक्सिमम वेवलेंथ, वहां मिनिमम फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज किया ना, तो इन्वर्ट हो यहाँ पे मिनिमम वर्ड यूज करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड यूज करेंगे, उल्टा हो गया ना। तो मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम इंसिडेंट वेवलेंथ, इंसिडेंट वेवलेंथ required for emission of electron, required for emission of electron from metal surface। तो देखो कहने का मतलब ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बोलोगे तो आप ऐसे बोलोगे ये इंसिडेंट है बेटा, इंसिडेंट, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट वेवलेंथ के टर्म में बोलोगे तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर, वहां मिनिमम फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ वर्ड यूज करते हैं। ये समझ में आया आपको, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक, कॉपी कर लीजिए इसको। सर वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में का डिफरेंस नहीं समझा। नहीं समझे नहीं बेटा, क्या बोल रहे हैं आप, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड सर इन फ्रीक्वेंसी, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फिर से बोलिए, दोनों दोनों में डिफरेंस क्या है सर? ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड और इंसिडेंट में, इंसिडेंट मतलब जो फॉल हो रही है,
थ्रेशोल्ड का मतलब होता है रिक्वायर्ड। अच्छा मैं समझाता हूं, चलो मैं एग्जांपल एक समझा देता हूं, आप एक काम को लिख लो फिर मैं समझाता हूं। हेडिंग लिखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। डन सर। अच्छा आपने पूछा कि इसमें डिफरेंस क्या है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जैसे कि सपोज कर लो, मैं एग्जांपल ऐसे ही ले लेता हूं, ठीक है, ऐसे ही अपने एग्जाम में मत लिख देना, ये तो मैं ऐसे एग्जांपल ले एग्जांपल ले रहा हूं। डोंट राइट दिस एग्जांपल इन द एग्जामिनेशन। हाँ लेट्स से अगर मैं सपोज कर लो कि कोई सोडियम का एक ब्लॉक ले लेता हूं मेटल का, उसके ऊपर सोडियम की कोटिंग कर देता हूं, सोडियम सोडियम की कोटिंग कर देता हूं, कोटिंग तो कर सकते हैं ना सोडियम की, सोडियम की मैंने कोटिंग कर दिया इसके ऊपर, सोडियम ठीक से लिख देते हैं, इट्स अ सोडियम। आपने इसके ऊपर सपोज कर लो आप एक्सपेरिमेंट कर, लेट्स से यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट और आपकी लैब में बहुत सारी विब योर इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट सब रखा हुआ और आपको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपने सोचा एक काम करते हैं, मैं ज्यादा एनर्जी क्यों यूज करूं, मैं इंफ्रारेड यूज करता हूं और इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देता हूं। आपने इंफ्रारेड रेज यूज किया, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। आपने कहा ऐसे कैसे एमिट नहीं हो रहा है, एक काम तो फिर आपने सोचा हो सकता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं मैं, आपने रेड यूज किया, इलेक्ट्रॉन फिर भी एमिट नहीं हो रहा। आपने सोचा मुझे काम करते फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते हैं, आपने ऑरेंज यूज किया फिर भी नहीं एमिट हो रहा, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटिंग। आपने येलो यूज किया, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा, आपने ग्रीन यूज किया, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने ब्लू यूज किया, इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। फिर उसके ऊपर एमिट होता रहेगा इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद तुम कुछ भी यूज करो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, लेकिन ब्लू से नीचे इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा था। तो ब्लू जो है ना,
ये ब्लू की जो फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू इज थ्रेशोल्ड फॉर सोडियम, ए थ्रेशोल्ड फॉर सोडियम। तो ब्लू की फ्रीक्वेंसी सोडियम के लिए थ्रेशोल्ड होगा। ब्लू से अगर फ्रीक्वेंसी नीचे रहेगी एमिशन नहीं होगा, और जैसे ही ब्लू से ऊपर जाएगा, ब्लू ये इसके ऊपर जाएगा, एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ब्लू की फ्रीक्वेंसी है ना, ये इसके लिए थ्रेशोल्ड बन गई है। इसका मतलब एमिशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आपसे पूछे तो आप बोलेंगे सर ये जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। ये इंसिडेंट हो गया बेटा, और थ्रेशोल्ड हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। अब समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब ब्लू या ब्लू से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो एमिशन हो जाएगा, लेकिन ब्लू से कम होगा तो एमिशन नहीं होगा। तुम कुछ भी कर लो एमिशन नहीं होगा। तो इसका मतलब एमिशन के लिए यू नीड अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं कि तुम कोई भी मेटल लो और लाइट के सामने रख दो, इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता। आप घर पे कोई भी मेटल लो, इलेक्ट्रॉन लाइट के सामने रख दोगे तो क्या इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगेंगे क्या? नहीं। एवरी मेटल रिक्वायर्ड अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उससे कम होगा तो एमिशन होगा ही नहीं। जैसे जिंक होता है, जिंक ले लेता हूं, जिंक 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 के लिए थ्रेशोल्ड जानते हो क्या होता है? Zn। इसके लिए थ्रेशोल्ड होता है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट से नीचे फ्रीक्वेंसी होगा तो एमिशन करेगा ही नहीं। जिंक को कम से कम अल्ट्रा वायलेट चाहिए ही चाहिए फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज वो नहीं करेगा। इसका मतलब जिंक के लिए थ्रेशोल्ड क्या हो गया? अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सारे मेटल की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। सोडियम को चाहिए कुछ और फ्रीक्वेंसी, उससे कम रहेगा तो एमिशन नहीं होगा, हाँ उससे ज्यादा होगा तो एमिशन हो जाएगा। जिंक को कुछ और चाहिए, पोटेशियम को कुछ और चाहिए। आर यू गेटिंग? तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चाहिए होती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उससे कम होगा तो एमिशन नहीं होगा। ये बात क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? Got it? इसका मतलब this nu naught is different for different metals. It is different for different metals. ये जो रिक्वायरमेंट होती है ना, ये सारे मेटल की अलग अलग होती है, सेम नहीं होती। ये ध्यान रखना। तो आई होप आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई। हाँ लेकिन यार थ्रेशोल्ड के ऊपर होगा या थ्रेशोल्ड के बराबर फ्रीक्वेंसी होगा तब तो एमिशन होता रहेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, हाँ लेकिन इससे नीचे रहेगा तो नहीं करेगा। चाहे नीचे कितनी भी ब्राइट लाइट हो, सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर ब्लू से नीचे होगा तो कभी भी एमिशन नहीं होगा, तो कुछ भी कर लो। हाँ ब्लू है, ब्लू से ऊपर होगा तो एमिशन हमेशा होता रहेगा। ओके, तो दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। तो आई थिंक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्लियर हुआ सबको। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैटर सरफेस। इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने के लिए कम से कम एक मिनिमम तो चाहिए, उससे कम रहेगा तो एमिशन होगा ही नहीं। इज इट क्लियर? समझ में आया? हाँ एक काम करते हैं, अब लिंक जा रहा है तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं बेटा आज, ठीक है? लिंक इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। ओके, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, स्टार्ट करेंगे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कल इसको प्रोसीड करते हैं। आप लोग तब तक फॉर्मुलेज वगैरह इसके जो स्टार्टिंग के फोटोन के फॉर्मुले दिए वो याद करके आइएगा। इज इट क्लियर? यस।